नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बेहद अहम विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। ये रिपोर्ट बंगाल के ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक सफर की गहराई में जाती है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस सोर्स मटेरियल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो ये विश्लेषण शुरू हुई एक बहुत ही तीखे कॉन्ट्रास्ट के साथ होता है। एक बड़ा सवाल उठाया गया है यहाँ। जरा सोचिए, वो जगह जिसने सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू तक को प्रेरित किया, जिसने दुनिया को रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियां दी, आज अचानक उसका नाम भारी बेरोजगारी और घोटालों के साथ क्यों जुड़ने लगा है? सोर्स के आंकड़े तो यहाँ तक बताते हैं कि देश में जो कुल 4 लाख भिखारी हैं, उनमें से लगभग 1 लाख तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 27। ये नंबर ना इस पूरी रिपोर्ट के मुख्य तर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। आज भारत के 28 राज्यों में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में पश्चिम बंगाल 27वें नंबर पर है। मतलब नीचे से दूसरा। अपने उन सुनहरे दिनों से ये कितनी बड़ी, कितनी भयानक गिरावट है ना। तो इस पतन को समझने के लिए हमारा सोर्स सबसे पहले हमें भाग 1 की तरफ ले जाता है, बंगाल का स्वर्णिम इतिहास। देखिए, एक समय ऐसा था ना, जब लगभग हर एक फील्ड में बंगाल का ही दबदबा था, एकदम टॉप पर। इसी राज्य ने भारत को पहला एमए और पीएचडी दिया। विज्ञान की ही बात ले लीजिए। शायद हैरानी हो ये जानकर, पर पश्चिमी दुनिया से भी सालों पहले 1895 में ही जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर दी थी। मतलब वे समय से कितना आगे चल रहे थे। और अगर हम आर्थिक मोर्चे की बात करें तो ये आंकड़ा सच में चौंका देता है। 27%। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो पूरे देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% हिस्सा, जी हाँ, सिर्फ अकेले बंगाल से आता था। टाटा, बाटा, आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यहीं होती थी और हावड़ा को तो बकायदा पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। लेकिन फिर कुछ बदला, और यहीं से विश्लेषण हमें भाग 2 पर ले जाता है, वामपंथी शासन और औद्योगिक पतन। अब अगर हम इस डेटा को देखें तो अर्थव्यवस्था में आई वो गिरावट बिल्कुल साफ नजर आती है। 1960 में नेशनल जीडीपी में बंगाल का जो योगदान 10.5% था, वो 2011 आते आते यानी कम्युनिस्ट शासन के अंत तक गिरकर सिर्फ 6.5% पर आ गया। एकदम से इतना बड़ा ड्रॉप। और रिपोर्ट का ये साफ तर्क है कि ये जो गिरावट थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसके पीछे कई गंभीर वजह थीं, जैसे 1968 में अशोक कुमार के शो में हुई भयानक हिंसा, या फिर जाने माने उद्योगपति आदित्य बिरला का सार्वजनिक अपमान। इसके अलावा सोर्स बताता है कि वहां एक ऐसी उग्र यूनियन संस्कृति पनपने लगी थी जहां 1980 के दशक में हर साल औसतन 100 से ज्यादा हड़तालें होती थी। अब जरा सोचिए, ऐसे माहौल में बाटा जैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आखिर क्यों न पलायन करती। उस दौर की जो मानसिकता थी ना, उसे आप इस एक नारे से बखूबी समझ सकते हैं, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे। मतलब कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा। सोर्स हाईलाइट करता है कि सरकार ने बकायदा बैंकों में कंप्यूटरीकरण का कड़ा विरोध किया और शुरुआती आईटी हब के जो प्रस्ताव आ रहे थे, उन्हें भी ठुकरा दिया। इसका सीधा सीधा नुकसान वहां की एक पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य को उठाना पड़ा। बात सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं थी। सोर्स यहाँ एक और बेहद चौंकाने वाला दावा करता है। वामपंथी शासन के उन 34 सालों में राजनीतिक हिंसा इस कदर सिस्टम का हिस्सा बन गई थी कि इस दौरान 28,000 से अधिक राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गईं। ये आंकड़ा वाकई सिहरन पैदा कर देता है। और इसी उथल-पुथल के बीच शुरुआत होती है भाग 3 की, ममता बनर्जी का राजनीतिक उदय। हमारा विश्लेषण यहाँ इस बड़े बदलाव के दौर को ट्रेस करता है। 1990 में हाजरा क्रॉसिंग पर एक जानलेवा हमले का शिकार होने से लेकर सिंगूर और नंदीग्राम में जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उन विशाल विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने तक, इसी लंबे और कड़े संघर्ष ने आखिरकार 2011 में वामपंथी शासन की जड़ें हिला दी और एक नए युग की शुरुआत की। लेकिन क्या वो बदलाव असल में आया? ये हमें ले चलता है भाग 4 पर, सत्ता, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार।
रिपोर्ट का तर्क है कि जिस बदलाव की उम्मीद लोगों को थी वो जमीनी स्तर पर शायद ही कभी पहुंचा। नई व्यवस्था ने पुराने कैडर सिस्टम को बस अपने तरीके से ढाल लिया। एक पूरा कट मनी ऑपरेशन सामने आया, मतलब चाहे वो पीएम आवास योजना का फंड हो या कोई और मदद, स्थानीय नेताओं ने हर चीज में अपना एक कट यानी हिस्सा फिक्स कर लिया। और तो और लोगों को पार्टी के ही सिंडिकेट से निर्माण सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाने लगा। इस विश्लेषण में कथित वित्तीय घोटालों की तो मानो एक लंबी चौड़ी लिस्ट ही पेश कर दी गई है। शारदा पोंजी स्कैम को ही ले लीजिए, जहां 17 लाख मासूम लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत खो दी। या फिर एसएससी भर्ती घोटाला, जहां हाईकोर्ट को 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां एक झटके में रद्द करनी पड़ी। सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी। इन सब ने पूरी व्यवस्था पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब सत्ता के इस बदलते रवैये को दिखाने के लिए ये विश्लेषण जादवपुर की एक खास घटना का जिक्र करता है। एक प्रोफेसर को बस एक कार्टून, जी हाँ, मुख्यमंत्री का एक व्हाट्सएप कार्टून शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और लाइव टीवी पर उन्हें माओवादी तक कह दिया गया। सोर्स का तर्क बड़ा सीधा है। नई सरकार भी आलोचनाओं को लेकर ठीक उतनी ही असहिष्णु होती गई जितनी पिछली सरकार थी। और अब हम आते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर। भाग 5, महिला सुरक्षा और राज्य की वर्तमान स्थिति। वर्तमान हालात का जायजा लेते हुए ये रिपोर्ट हाल ही की कुछ बहुत ही खौफनाक और दुखद घटनाओं पर फोकस करती है। चाहे वो संदेशखाली का मामला हो, जहां महिलाओं के शोषण के आरोपों से घिरा एक स्थानीय नेता 55 दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा, या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो दिल दहला देने वाली घटना जहां 36 घंटे की शिफ्ट पर काम करे एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी क्रूरता हुई। विश्लेषण साफ तौर पे यह पॉइंट आउट करता है कि इन मामलों में पुलिस प्रशासन से भारी चूक हुई और क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ के भी गंभीर आरोप लगे। इस सबके बीच सोर्स एक कथित बयान पर बहुत भारी जोर देता है। लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एक ऐसा बयान है जो एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसी सरकार जिसने अपनी राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिला सशक्तिकरण के नाम पर खड़ा किया हो, उसकी तरफ से ऐसी भयंकर त्रासदियों पर इस तरह का रिएक्शन आखिर कैसे आ सकता है? अपने अंतिम मूल्यांकन में ये विश्लेषण सिक्के के दोनों पहलुओं को बड़ी बारीकी से तौलता है। एक तरफ वो मानते हैं कि कन्याश्री या लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाएं काफी सफल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कड़वी सच्चाई ये भी है कि ये योजनाएं असल में सिर्फ गरीबी को मैनेज कर रही हैं, उसका पक्का इलाज नहीं। क्योंकि जब तक वहां बड़े उद्योग नहीं लगेंगे, नई नौकरियां नहीं मिलेंगी, तब तक वहां के पढ़े लिखे युवाओं को मजबूरी में मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों की तरफ पलायन करना ही पड़ेगा। और इसी बात के साथ ये विश्लेषण हमें एक बेहद गहरे और चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कभी वो दिन वापस आएगा? क्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध रहा ये राज्य, जिसने कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाया था, क्या वो कभी अपने उस पुराने गौरव को वापस पा सकेगा? खैर, ये सोचने वाली बात तो जरूर है। इस रिपोर्ट के विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही और भी दिलचस्प और जटिल विषयों की गहराई में जाते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ।